नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके YouTube चैनल MSK BM इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए, हम लोग इस बार क्या है कि जो जैक बोर्ड का सिलेबस है मैथ का, हिंदी मीडियम के लिए हम लोग लेकर आए हैं मैथ का मतलब चैप्टर वाइज डिस्कशन। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, आपको डे बाय डे पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मिलते जाएगा और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी करते जाएंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 10th का पहले चैप्टर से, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। क्या नाम है? वास्तविक संख्याएं। इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? रियल्स नंबर्स बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। तो रियल नंबर बनता कैसे है? यदि हम लोग पहले ये देखें तो रियल नंबर दो नंबर से मिलकर बनता है। एक होता है परिमेय संख्या और एक होता है अपरिमेय संख्या। एक क्या होता है? परिमेय संख्या, और एक क्या होता है? अपरिमेय संख्या। ये दो नंबर से मिलकर बनता है वास्तविक संख्या में, जिसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये हम लोग परिमेय संख्या जो है हम लोग क्लास 8-9 में भी पढ़े थे। 9 में अपरिमेय संख्या भी आया था हमारे पास। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है। और पी और क्यू क्या होते हैं? यहाँ पे पूर्णांक होते हैं। पी और क्यू क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। जिन्हें क्या बोलते हैं हम? इंटीजर्स बोलते हैं। पूर्णांक कहने का मतलब है कि जैसे आपके पास एक नंबर लाइन दिया हुआ है, तो यहाँ पे 0 है, इसकी इधर 1 2 3 4 इस तरह का वैल्यू होगा। सेम इसी तरह नेगेटिव में होगा -1 -2 -3। तो इन सबको पूरा एक साथ क्या बोलते हैं? हम पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि क्यू नॉट इक्वल टू 0 बोला जा रहा है। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यदि नीचे वाला 0 हो गया, मेरा नीचे का कोई नंबर 0 हो जाता है, तो ये क्या हो जाता है? अपरिभाषित हो जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉट डिफाइन। मतलब हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अपरिभाषित। लेकिन 0 बाई ए रहता है तो हम लोग कितना बोल देते हैं? 0 बोल देते हैं एग्जैक्ट। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसका मतलब हुआ ए से भागा देना 0 में, तो वो पॉसिबल है, 0 से दे दीजिए। यहाँ पे यदि देखिएगा तो 0 से भागा देना ए में, वो कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? अपरिभाषित बोला जा रहा है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? हम लोग समझ गए। जो दो पूर्णांक का अनुपात बताता है उसे बोलते हैं परिमेय संख्या। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, परिमेय संख्या क्या होता है? शांत भी हो सकता है। क्या हो सकता है? शांत हो सकता है, या फिर अशांत आवर्ती भी हो सकता है। अशांत आवर्ती कहने का मतलब है कि वो रिपीट होगा। क्या होगा? रिपीट होगा। देखिए, शांत का मतलब क्या होगा? टर्मिनेटिंग, मतलब खत्म हो जाएगा। टर्मिनेटिंग, ये तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अशांत आवर्ती का मतलब क्या होगा? अशांत आवर्ती का मतलब हुआ नॉन टर्मिनेटिंग, कभी खत्म नहीं होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यदि इसमें आप लोग को डाउट होगा तो आप कमेंट करके अपने बताइएगा, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा। लेकिन आप यहाँ पे समझिए सिंपल। टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे 4/5 लिखा हुआ है, तो इसका वैल्यू आप बता दिए 0.8। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यू पता चल गया। लेकिन 1/3 लिखिए आप, तो इसका वैल्यू आप यदि डिवाइड करते जाइएगा तो आपको 0.3333 एंड सो ऑन मिलते जाएगा। तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो पहला जो है आपके पास ये है अशांत आवर्ती और ये है शांत। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या के बारे में आपको थोड़ा सा पता होगा कि पहला जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, मतलब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होते हैं? अशांत आवर्ती। यहाँ पे लिखा हुआ है ये क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग होंगे। इस चैप्टर में हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसका एग्जांपल हम लोग देखे थे। अपरिमेय संख्या का √2 था, √3 था, √5 था, फिर पाई का भी वैल्यू था, ई भी आ जाता है। ये सब अपरिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या ये है एग्जाम्पल के तौर पर। ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, मतलब कि ये कभी खत्म नहीं होंगे। जैसे पाई का वैल्यू आप देखिएगा तो 3.14 इस तरह करके एंड सो ऑन चलते जाता है। 1419 इस तरह करके क्या होता है? चलते जाता है, आगे काउंट होते रहता है। तो यहाँ पे आप ये देखिएगा यहाँ पे कि एक्चुअली में क्या होता है? ये वैल्यू आगे की ओर कंटिन्यू होते जाता है। तो कंटिन्यू होते जाएगा मतलब ये कभी खत्म भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देखिए ये 3 नंबर रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पाई का वैल्यू में कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा। तो उससे हम लोग बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या यदि हम दोनों को मिला देते हैं तो क्या मिलता है? हमें वास्तविक संख्या मिलता है। तो इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ने जाएंगे? एक इक्वली डिवीजन लेमा पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सवाल करेंगे जो इक्वली डिवीजन एल्गोरिदम पर वैलिड होगा। ठीक है, सिर्फ देखिए नाम से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा कहने का मतलब है यहाँ पे हम लोग जिस तरह डिवीजन करते थे ना, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जिसको हम लोग बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, उसके थ्रू ही करेंगे। आपको समझाते जाएंगे, आप बने रहिए इस वीडियो में, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करते हैं भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? तो ऐसा कोई भी संख्या जो एक से अधिक नंबर से कटे। ऐसा कोई भी संख्या जो एक से अधिक नंबर से, मतलब 2 या 2 से अधिक नंबर से विभाजित हो। 2 से अधिक बोलेंगे हम लोग, 2 से अधिक संख्या से विभाजित हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप समझना चाहेंगे तो देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे सबसे छोटा होगा 4,
देखिए 2 और 3 क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 सिर्फ 1 से और 2 से है, 2 से अधिक बोला गया तो सबसे छोटा होगा 4, 4 के बाद होगा आपके पास 6, 6 के बाद होगा आपके पास 8, 8 के बाद होगा 9, इसके बाद इस तरह से चलते जाएगा। बोलिएगा 4 किस तरह हुआ, तो देखिए 4 किसे कैसे डिविजल होता है, 1 से, 2 से, 4 से। यदि हम 6 के बारे में बोले तो 1 से, 2 से, 3 से, 6 से। 8 के बारे में बोले तो 1 से, 2 से, 4 से, फिर 8 से। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये सब क्या है, भाज्य संख्या, जिन्हें हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। अब आता है हमारा अभाज्य संख्या, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ऐसा संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से विभाजित हो, जो खुद से और एक से विभाजित हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। एक को हम अभाज्य संख्या नहीं बोलते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग है। देखिए खुद से और एक से कहने का मतलब दो अलग अलग इसका गुणनखंड होना चाहिए। तो मेरा अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, 7, फिर होगा हम लोग का 11, इस तरह करके चलते जाता है। तो 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। ठीक है, आपने यहाँ पे देखा 1 क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए 1 खुद से है तो दोनों नंबर सेम हो जा रहा है, दोनों नंबर सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 2 के लिए देखिएगा तो देखिए 2 1 से डिविजल है, 2 से, 3 1 से और 3 से, तो 2 3 इस तरह करके ये सब मेरे अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं सिंपल। देखिए हम लोग पहले जो पढ़ते थे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, इस चीज़ को हम लोग पहले पढ़ते थे। अब आप बोलिएगा ये क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आपको याद आ रहा होगा कि यदि मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं 5 को हम यदि 12 से डिवाइड करते हैं, तो आप बोलिएगा 5 2 10 होगा, अब डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो देखिए इस 12 को, मतलब जो यहाँ पे बीच में लिखा हुआ है, उसको हम लोग लिख सकते हैं इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब इस दोनों का गुना, मतलब 5 गुना 2 प्लस 2, 5 गुना 2 प्लस 2। तो यहाँ पे ये जो हुआ वो हुआ भाज्य, ये क्या हुआ, भाज्य, जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग बोलते हैं भाजक। और ये 2 यहाँ पे जो हुआ वो हुआ भागफल, और यहाँ पे ये जो हुआ वो हुआ शेषफल। शेषफल हुआ, समझ में आया, ये हुआ हमारा भाजक, ये हुआ हमारा भागफल, ये हुआ हमारा शेषफल। अब बीच वाला जो है वो क्या है, ये है भाज्य। तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसी को एक अलग ढंग से लिखने का तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि ये जो भागफल है वो भागफल 0 भी हो सकता है। बोलेगा भागफल 0 कैसे हो जाएगा, तो देखिए 12 तो यदि हम 5 में डिवाइड देते हैं तो 12 से डिवाइड तो पॉसिबल है नहीं, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 बराबर क्या लिख सकते हैं, 12 इंटू 0 प्लस 5। तो देखिए यहाँ 0 से लगा दिए हम लोग, 1 से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 आता है, यहाँ पे 5 आ जाता है। तो भागफल 0 हो सकता है, उसी तरह शेषफल भी 0 हो सकता है, भागफल भी 0 हो सकता है और शेषफल भी 0 हो सकता है। बोलिएगा शेषफल 0 कब होगा, तो देखिए जैसे 5 से हम डिविजिबल कर रहे हैं तो एग्जैक्ट मान लीजिए 10 लिखा हुआ है तो 5 2 10 आ गया। तो इस केस में यदि आप देखिएगा तो 10 बराबर आप क्या लिख दिए हैं, 5 इंटू 2 प्लस 0। तो देखिए एक केस में शेषफल हो गया जो 0 है, शेषफल हो गया ना 0, और इस केस में यदि आप देखिए तो यहाँ पे भागफल हो गया 0, क्या हो गया 0, देखिए भागफल 0 हो गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, तो इसी को हम लोग लिखने का तरीका चेंज करेंगे और उसको हम लोग बोलेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या बोलेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, क्या बोलेंगे हम लोग, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो ये क्या बोलता है, ए बराबर, देखिए यहाँ पे सिंपल समझिए कि ए बराबर क्या बोल रहा है, ए बीच में मान लीजिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बी से हम यदि इसको डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्यू आएगा और डिवाइड देने के बाद कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो सेम उसी तरह का है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। सेम उसी तरह का प्रोसेस को लिया गया है, उसी तरह आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा गया है कि ए और बी जो होगा वो धनात्मक पूर्णांक होगा। अब धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है इंटीजर, तो मतलब धनात्मक पूर्णांक कहने का मतलब है ये 1 2 3 4 से स्टार्ट होगा, मतलब 1 2 3 4 ये सब होगा, इससे पीछे नहीं होगा, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से आगे चलते जाएगा। और पूर्ण संख्या कहने का मतलब क्या है, पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जो 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3 ये होगा धनात्मक पूर्णांक और ये होगा हमारा पूर्ण संख्या। तो यहाँ पे 0 1 2 3 चलते जाएगा इस तरह करके। यहाँ पे एक वर्ड देखिए लिखा गया प्रमेयिका। तो हम बताते हैं प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, मतलब एक वर्ड होता है, एक सेंटेंस होता है जिसको बोल दिया गया, वो सिद्ध किया गया है, और इसे अब इसी का यूज करते हुए हम बहुत सारे अन्य कथन को क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि आर के बारे में कंडीशन लिखा गया है कि आर 0 के बराबर हो सकता है। यहाँ पे समझिएगा ये जो आर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब आर जो है वो 0 से बड़ा है और 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन बी से छोटा होगा।
बी से छोटा होगा। अब यहाँ पे समझिएगा ऐसा क्यों बोला गया, हम एक एग्जांपल देते हैं, इसको यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए यदि हम यहाँ पे देखते हैं एक एग्जांपल, देखिए एग्जांपल के थ्रू हम लोग देखते हैं। देखिए हम लोग के पास क्या दिया हुआ है कि r का वैल्यू, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 को डिवाइड करना है 6 से, मतलब 3 से डिवाइड देना है 6 में, फिर 3 से डिवाइड देना है 7 में, फिर 3 से डिवाइड देना है 8 में, और फिर 3 से डिवाइड देना है 9 में। तो 3 टू जा कितना होगा 6, कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 टू जा कितना होगा 6, 1 रिमाइंडर बचेगा। 3 टू जा कितना होगा 6, 2 रिमाइंडर बचेगा। 3 3 जा कितना होगा 9, खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो नंबर लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देखिएगा 6 को हमने क्या लिखा 3 इंटू 2 प्लस 0, फिर 7 को क्या लिखा हमने 3 इंटू 2 प्लस 1, फिर 8 को हमने क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 प्लस 2, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 3 प्लस 0। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आप 3 इंटू 2 6 लिखें, तो यदि आप 3 से डिविजिबल कर रहे हैं, 3 से डिवाइड दे रहे हैं, आपका किससे डिवाइड दे रहे हैं 3 से, तो जो आपका रिमाइंडर बचेगा, देखिए रिमाइंडर को देखिए, या तो 0 बचेगा, या तो 1 बचेगा, या तो 2 बचेगा। 3 बच ही नहीं सकता रिमाइंडर। 3 क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि यदि वो 3 आ गया फिर से तो वो तो डिविजिबल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 3 का मल्टीपल में फिर आया तो फिर डिविजिबल हो गया। इस केस में रिमाइंडर 2 बचा, इस केस में 1 बचा, और इस केस में 0 बचा। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि r जो होगा आपका वो 0 से बड़ा होगा, लेकिन आप जिससे डिवाइड दे रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे b से डिवाइड दे रहे हैं, तो इसलिए लिखा गया है कि b से छोटा होगा रिमाइंडर। यहाँ पे हम एक एग्जांपल के तौर पे दिखाएं कि आप 3 से डिवाइड दे रहे हैं तो उससे छोटा है। देखिए क्या क्या आया, 0 आया, 1 आया, 2 आया। देखिए यहाँ पे 0 आया था, यहाँ पे 1 आया था, यहाँ पे 2 आया था, फिर 0 आ गया। तो ये था यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। ठीक है, अब इसी का यूज करते हुए हम लोग कुछ सवाल सॉल्व करते हैं। हम लोग मतलब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का ही यूज करते, प्रमेयिका का यूज करते हुए हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का जिक्र करते हैं। इससे कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम दोनों सेम है। एल्गोरिदम एक स्टेप है, मतलब एक मेथड है जिसके थ्रू हम लोग सवाल वगैरह सॉल्व करते हैं। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका 2 धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ ज्ञात करने की एक तकनीक है। एचसीएफ ज्ञात करने का एक तरीका है हमारे पास, इसका यूज करते हुए हम लोग क्या करते हैं एचसीएफ ज्ञात करते हैं। इसी मेथड का यूज करेंगे हम लोग और एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए एचसीएफ हम लोग निकालेंगे, तो ये हो गया हमारा। देखिए बेसिकली आप यहाँ पे समझिएगा कि एल्गोरिदम जो है, ये जो एल्गोरिदम यहाँ पे शब्द आया प्रेमिका का यूज करेंगे हम लोग। जैसे कि एक सिंपल समझिए कि एक कुछ नहीं है, एक सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं 12 और 20। ठीक है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग 5-6 क्लास में सीखते हैं भाग विधि से एचसीएफ निकालना है, भाग विधि से मसौपा निकालना, भाग विधि से क्या करना मसौपा निकालना। तो हम लोग क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उससे बड़ा में डिवाइड करते हैं, तो हो जाता है 12 बन जाए 12, यहाँ पे बचता है हम लोग के पास 8, फिर जो आता है उसको इससे इसमें डिवाइड करते हैं। तो 8 से डिवाइड करते हैं हम लोग 2 में, तो 8 बन जाए हो जाता है 8, यहाँ पे बचता है 4, फिर जो आता है उसको इससे इसमें डिवाइड करते हैं। 4 को 8 में डिवाइड किया तो 4 2 हो गया 8। तो हम लोग क्या बोल देते हैं मसौपा जो है वो कितना है 4 है, इस केस में कितना है 4 है। तो उसी तरह यहाँ पे भी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे किस तरह यूज करेंगे, जैसे लिखा हुआ था 20, तो 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 1 प्लस 8। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इस वर्ड को कलर चेंज करें, 20 को क्या लिख सकते हैं 12 इंटू 1 प्लस जो बचा हुआ रिमाइंडर। अब अगला केस में हम लोग के पास 12 आ गया बीच में, देखिए तो 12 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 8 इंटू 1 प्लस यहाँ पे जो बचा, यहाँ पे कितना बचा 4। अब फिर से ध्यान दीजिए, ये जो 8 था वो यहाँ आ गया, तो 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2, मतलब ये जो 8 था फिर यहाँ आ गया, 8 को लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 से डिवाइड दे रहे हैं प्लस 0। तो लास्ट में आप देखिए किससे डिविजिबल पॉसिबल हुआ, वही एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो गया 4 हो गया। तो आप ध्यान दीजिए हम लोग का जो था ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे आर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी हो रहा है। उसी का यूज करके हमने क्या किया यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का यूज करते हुए, देखिए इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यहाँ पे हमने उसका यूज करते हुए एचसीएफ निकाल लिया। बढ़ते हैं आगे की ओर। तो देखिए उसी का यूज करते हुए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है। तो जो छोटा नंबर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं बड़ा नंबर में विभाजित करते हैं पहले। तो छोटा नंबर कितना दिया हुआ हमारे पास 4052। तो अब सिंपल देखिए 4052 को हम लोग पहले साइड में डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको डिवाइड करते हैं 1 2 5 7 6 से। तो 3 बार में कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 बार में हो जाएगा 3 2 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 5 3 15, और एक यहाँ पे हो जाएगा 4 3 12। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 0 7 5 2 5 1 6। कितना बचा 5 में से बन जाएगा 4 बचेगा 4 20 होगा। तो आप यहाँ पे लिखते जाइए
12576 बराबर, देखिए यहाँ पे कलर फिर से चेंज कर रहा हूँ मैं, इतना बराबर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4052 इंटू 3 प्लस 420। अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखिए ये जो 4052 है, तो ये जो रिमाइंडर बचा इससे इसमें हम लोग डिवीजन करेंगे। तो 420 को 4052 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, तो 4 8 जा 32, 4 9 जा 9 बार में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 3600 298 3780 आ जाएगा 3780। तो 0 यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 15 में से 8 जाएगा 7 और 9 में से 7 जाएगा 2। तो देखिए यहाँ पे जो 4052 है 4052 उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 4052 को इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 420 इंटू 9 प्लस कितना लिख सकते हैं हम लोग 272। अब देखिए फिर ये जो 272 है इससे किसको भागा देंगे, इसको 420 को, तो दो बार में तो जा नहीं सकता, एक बार में जाएगा 272, तो एक बार में जाएगा तो कितना बच जाएगा रिमाइंडर 8। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 4 और यहाँ पे 148 आ गया। मतलब ये देखिए 420 को आप क्या लिख सकते हैं हम लोग 272 इंटू 1 प्लस 148। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप कि अब ये 272 आ गया, मतलब 142 से अब इसको डिवाइड करना है, तो 148 से इसको डिवाइड करें 272 को, तो एक बार में जाएगा 148। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो इसको यहाँ पे कितना बचेगा यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, फिर 6 में से 4 जाएगा 2, तो बचेगा यहाँ पे 24। तो 272 को कितना लिख सकते हैं हम लोग 148 इंटू 1 प्लस 24। अब इस 24 से किसको डिवाइड करेंगे, इसको, तो 24 से 148 डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा यदि हम लोग देखते हैं तो 24 5 जो होता है 120, 24 5 जो कितना होता है 120। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया हम लोग के पास 24 बच रहा है ना, तो 24 से 148 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यदि आप यहाँ पे ध्यान दें तो आपके पास, रुकिए यहाँ पे गलती हो गई हम लोग का, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा 1 बचेगा 124 को डिवाइड करना है 148 से, तो 148 एक बार में जाएगा तो आएगा 124। अब यहाँ पे फिर से कितना बचेगा 24, तो देखिए 148 बराबर हो गया 124 इंटू 1 प्लस 24। देखिए यहाँ पे, अब देखिए मैं इससे 24 को इससे डिवाइड करता हूँ इधर साइड में, तो 24 से डिवाइड किया 124 को, ये डिवीजन लंबा जा रहा है, तो 24 5 जा कितना हो गया 120, यहाँ पे कितना बचा 4, तो इस 124 को हमने लिख दिया 24 इंटू 5 प्लस 4। अब 4 से 24 में डिवाइड करेंगे तो 4 6 जा हो जाएगा 24, कैंसिल आउट, तो इस 24 को फिर से हमने क्या लिख दिया 4 इंटू 6 प्लस 0, 4 इंटू 6 प्लस 0। तो लास्ट में किससे डिविजिबल पॉसिबल हुआ 4 से, तो इस केस का SCF यदि हम लोग देखेंगे लास्ट लाइन में लिखेंगे SCF कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। SCF 4052 और 12576 का SCF बराबर 4 आ गया हम लोग के पास, कितना आ गया SCF आ गया 4। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज करते हुए इस तरह का सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका यूज और बहुत सारे सवाल में कर सकते हैं, तो कुछ उस तरह के सवाल देखते हैं जहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या है कोई पूर्णांक दिया गया है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे दर्शाने बोला है तो मान लेते हैं कोई एक नंबर मान लेते हैं, जिस तरह वहाँ पे प्रूफ करने के लिए मानते हैं a के रूप में, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर लिए मान लिए कि क्या है a कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है, a कोई क्या है धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, अब a को हमने मान लिया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2q और 2q प्लस 1, मतलब एक तरह से वो इंडिकेशन दे रहा है कि आप b को कितना मान लीजिए, हम लोग के पास क्या था फॉर्मूला, देखिए a बराबर bq प्लस r, तो q के साथ जो रहता है वो इंडिकेशन दे रहा है कि b को आप 2 ले लीजिए, तो b को भी हमने क्या कर लिया 2 मान लिया। अब यदि हम एल्गोरिथम लगाते हैं तो a बराबर लेमा लगाते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाते हैं, तो a बराबर bq प्लस r होता है, तो a हो गया हम लोग का a, b हो गया 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2q। तो देखिए r के बारे में क्या बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था, लेस देन b होता था, तो b जो है 2 तक जा रहा है, तो r हो जाएगा मेरा 0 और 1, तो r यदि 0 और 1 हो गया तो एक केस में होगा 2q प्लस 0 और एक केस में a बराबर क्या होगा 2q प्लस 1, तो a बराबर आ गया हमारे पास 2q और a बराबर आ गया 2q प्लस 1। ये समझ में आया, क्योंकि r जो है वो 0 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा, क्योंकि वो b से छोटा होता है, ऐसा हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि वो b से छोटा होगा, पहले ही बोल दिया।
तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल गया कि a बराबर 2q हो गया और a बराबर 2q प्लस 1 हो गया। तो जब 2q हो गया तो यहाँ पे आप समझिए कि ये क्या हो गया, धनात्मक तो संख्या पहले से ही मान लिए थे हम, धनात्मक पूर्णांक है, और ये यदि 2 का मल्टीपल में लिखा हुआ है तो यदि 2 का मल्टीपल में होता है तो सम होगा, क्या होगा, धनात्मक सम होगा, और यदि सम में एक जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। तो देखिए वो उस फॉर्म का हो गया, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम जो होता है वो 2q प्लस 1 के फॉर्म का होता है, के रूप का होता है। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन से ही हिंट मिल जाएगा कुछ कि बी कितना लेना है हम लोग को। तो बी कितना लिया ये हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला गया है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो q एक पूर्णांक है तो हम मान लेते हैं, देखिए विषम बोल दिया, धनात्मक विषम पूर्णांक दोनों इसी फॉर्म का होगा। तो हम क्या करते हैं, एक विषम पूर्णांक ले लेते हैं और सोचना स्टार्ट करते हैं। तो एक धनात्मक विषम पूर्णांक ले लिए, ए क्या ले लिए, धनात्मक विषम पूर्णांक। और जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा था कि बेसिकली क्या होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्मेट का होगा। तो ए हम ले लिए, तो यहाँ से हमको पता चल गया बी कितना होगा 4, और हम लोग जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन बी होता है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का ए बराबर 4q प्लस आर। अब आर के बारे में हम क्या क्या बोल सकते हैं, आर 0 से बड़ा होगा लेकिन 4 से छोटा होगा, मतलब आर आ गया हमारे पास 0 1 2 3। तो आर को जब 0 रखेंगे तो आएगा 4q, 1 रखेंगे तो आएगा 4q प्लस 1। आर जब 0 रखें, आर जब 1 रखें और आर जब 2 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 4q प्लस 2 आ जाएगा हम लोग के पास, और जब 3 रखेंगे तो 4q प्लस 3 आ जाएगा। ए इतना आ गया, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2, 4q प्लस 3। क्यू क्या है हमारा, भागफल एक तरह से, और यहाँ पे पूर्णांक पता चल गया। अब यहाँ पे देखिए 4q को देखिए और 4q प्लस 2 का देखिए, ये 4 का मल्टीपल लिखा हुआ है और उस 4 का मल्टीपल में 2 ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली ये तो सम हो जाएगा, ये दोनों क्या बन जाएगा, सम का रूप हो जाएगा, विषम तो हो नहीं पाएगा कभी भी। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 से विभाज्य, डिविजिबल है, 2 से विभाज्य है, 2 से क्या है, विभाज्य है। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 का जो रूप है, ए हम लोग विषम पूर्णांक लिए थे, उसका जो मल्टीपल है उसमें प्लस 1 कर दे रहे हैं और प्लस 3 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे कोई भी विषम जो धनात्मक पूर्णांक होगा वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर्मेट का होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक को यदि हम लोग लेते हैं धनात्मक विषम पूर्णांक तो वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म का होगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग के पास और कुछ क्वेश्चन आ सकता है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया गया है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे मतलब एक ढेरी में, एक परात में यदि हम लोग बोलें वहाँ पे जो परात दिया गया है उस पर कम जगह घेरे, इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हमको जो ढेरी का संख्या न्यूनतम रखना है। ठीक है, इसका मतलब बर्फी क्या होगा, अधिक से अधिक रखना चाहिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अधिक से अधिक बर्फी रखना है हम लोग को। एक ढेरी में यदि हम लोग देखें तो बर्फी क्या है, एक बहुत लाइन से रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में रखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे अधिकतम रखना पड़ेगा, क्वेश्चन न्यूनतम स्थान घेरने के लिए बर्फी को अधिकतम रखना पड़ेगा, बर्फी को क्या करना पड़ेगा, अधिकतम रखना पड़ेगा। और आप ध्यान दीजिए HCF जो हम लोग अभी पढ़े हैं इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि एलसीएम निकाल दिए, न्यूनतम स्थान यदि घेर रहा है मतलब हम लोग को बर्फी को अधिक से अधिक रखना है, तो अधिकतम के लिए क्या करते हैं हम लोग, HCF करते हैं। तो अब यदि HCF कर दीजिएगा 420 और 130 का, तो आपका आसानी से आंसर निकल जाएगा। तो 130 से 420 को डिवाइड कीजिए तो कितना बार में डिवीजन पॉसिबल होगा, 3 बार में, कितना हो जाएगा 390। तो यहाँ पे कितना बचेगा 30, 30 से फिर डिवीजन होगा 130 में, तो 3 4 जा होगा 120, यहाँ पे बचेगा 10, फिर इस 10 से होगा इस 30 में, और यहाँ पे बचेगा 10 3 जा 30, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब इसका HCF 10 होगा। मतलब कितना हम लोग को बनाना पड़ेगा, 10। ठीक है, 10 ढेरी बना सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन का यूज करते हुए लिख देते हैं। 420 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कलर चेंज करें, 420 को इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 130 इंटू 3 प्लस 30, फिर इस 130 को आप क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो देखिए 30 इंटू 4, 30 इंटू 4 प्लस 10। अब इस 30 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 10 इंटू 3 प्लस 0, 30 को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 0। तो HCF कितना हो गया, 10 हो गया। HCF कितना हो गया हम लोग का, 10 हो गया। तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिख दीजिएगा कि प्रत्येक प्रकार का जो ढेरी है
बोला क्या है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है। तो प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है पूछा जा रहा है। तो प्रत्येक में कितना, 10 10 का ढेरी बना के बर्फी रखा जाएगा। ये था हम लोग का आज का क्लास, जहाँ तक हमने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को डिस्कस किया। अब और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस किया। हम लोग अगले क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, पहला चैप्टर का ही। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हम लोग जैक बोर्ड का आपको पूरा चैप्टर वाइज हर चीज़ को एक्सप्लेन कर सके अच्छे से सवाल के साथ। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले टॉपिक के साथ।